इंडियन रुपीस अपने इतिहास का सबसे नीचे स्तर पर पहुंच चुका है। जी हाँ, रुपीस ने यूएस डॉलर के सामने 88 का लेवल तोड़ दिया है और कुछ देर के लिए ये वैल्यू 88.29 तक स्लिप भी कर गई थी। अब सबसे बड़े सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्या शेयर मार्केट अभी और भी ज्यादा नीचे गिरेगा? सरकार और आरबीआई के पास इससे बचने के लिए क्या क्या अदर ऑप्शंस है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिस्ट इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको हमारी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रुपीस की गिरावट क्यों आई है। तो पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी टेंशन बनी हुई थी और उसके पीछे के सबसे मेन कारण था अमेरिका का डिसीजन, जिसमें ट्रंप ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर 50% तक के नए टैरिफ्स लगा दिए हैं, जिस वजह से टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, लेदर और सी फूड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है। मार्केट को लगता है कि इससे हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग्स घटेंगे और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा हिल जाएगा और इसी का रिजल्ट है कि डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और रुपीस नीचे गिर गया है। हालांकि केवल टैरिफ ही वजह नहीं है रुपीस के नीचे गिरने की। रुपीस के नीचे गिरने की और भी कई वजह है, जैसे ग्लोबल बैकड्रॉप। अमेरिका में अभी भी डॉलर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट कट को लेकर क्लैरिटी नहीं है। यूएस यील्ड्स हाई है और जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्क से डरते हैं तो वो पैसा वापस अमेरिका ले जाते हैं। इसको बोलते हैं रिस्क ऑफ मोड। और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसीज ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाती हैं। वही रुपीस के गिरने की एक और वजह है जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआईज। सिर्फ इस साल अब तक 13 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा उन्होंने इंडिया से निकाल लिया है। अगस्त से पहले ही 2 से 2.5 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो हो चुका है। तो जब बड़े बड़े फंड्स इंडिया के शेयर्स बेचकर अपना पैसा वापस ले जाते हैं तो उन्हें डॉलर की जरूरत होती है, जिस वजह से फिर से रुपीस गिर जाता है। इसके अलावा मंथ एंड पेमेंट्स, इंपोर्टर्स जैसे ऑयल कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्टर्स या फिर गोल्ड ट्रेडर्स, उन्हें अपनी पेमेंट के लिए डॉलर खरीदना पड़ता है। ये एक टाइम पे होता है और इसी वजह से रुपीस के नीचे गिरने का और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। वही आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पॉट मार्केट और ऑफशोर एनडीएफ मार्केट में हमेशा डॉलर बेचकर रुपीस को थोड़ा कुशन दिया है, लेकिन इस बार आरबीआई ने ज्यादा एग्रेसिवली डिफेंड नहीं किया है क्योंकि आरबीआई चाहता है कि रुपीस एक नेचुरल ग्लाइड ले ताकि एक्सपोर्टर्स के लिए कंपिटिटिवनेस बनी रहे। अगर आरबीआई हर बार रुपीस को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग बनाता रहेगा तो हमारे एक्सपोर्टर्स को और ज्यादा नुकसान होता रहेगा। अब मेन सवाल है कि क्या स्टॉक मार्केट अभी और भी ज्यादा नीचे गिरेगा? एक्सपर्ट्स की माने तो फिलहाल तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नीचे आए हैं क्योंकि टैरिफ्स और वीक रुपीस ने सेंटिमेंट खराब कर दिए हैं और फिलहाल एफपीआईज की सेलिंग भी जारी है जो मार्केट पर लगातार प्रेशर बना रही है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज है कि इंडियन इन्वेस्टर्स, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज हर महीने रिकॉर्ड लेवल पर पैसे डाल रहे हैं। इससे डोमेस्टिक सपोर्ट से मार्केट बिल्कुल भी क्रैश नहीं हो रहा है, बल्कि हर डिप पर थोड़ा सा कुशन मिल रहा है। सेक्टर वाइज बात करें तो एक्सपोर्टर्स जैसे आईटी कंपनीज और फार्मा, इनको शॉर्ट टर्म में फायदा हो सकता है क्योंकि उनकी डॉलर इनकम बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर इंपोर्ट हेवी सेक्टर्स जैसे एयरलाइंस, ऑटो कंपनीज जहां इंपोर्टेड पार्ट्स यूज होते हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनके लिए रुपीस की गिरावट एक प्रॉब्लम बन जाती है। अब आपको बताते हैं कि इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है और इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई इसको लेकर क्या कर सकते हैं। आरबीआई के पास पहला टूल है डॉलर बेचना, जिससे शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी कंट्रोल होती है। दूसरा है फॉरवर्ड और स्वैप ऑपरेशंस, जिससे लिक्विडिटी के साइड इफेक्ट्स न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को लोअर साइड पर रखेगा। वही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे अमेरिका के साथ टैरिफ डिप्लोमेसी, ताकि कुछ सेक्टर्स को रिलीफ मिले।
इंपोर्ट मैनेजमेंट भी एक ऑप्शन है, जैसे पास्ट में सरकार ने गोल्ड ड्यूटीज बढ़ाकर करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया था। वही फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करके उनका कॉन्फिडेंस वापस लाना भी एक स्टेप हो सकता है। वही एनर्जी के केस में रुपी सेटलमेंट पुश करना चाहा गया था, लेकिन अभी सप्लायर्स हेजिटेंट है, सो नियर टर्म में डॉलर आउटफ्लो हाई रहेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट टर्म में ध्यान रखो, इंपोर्ट हैवी स्टॉक्स में एक्सपोजर मैनेज करो और एक्सपोर्टर्स के सेक्टर्स पर नजर रखो। लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नियर टर्म के लिए आपको काफी ज्यादा तैयार रहना पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।